रात के इस सन्नाटे में जब आप अपनी आंखें बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे गांव में जहां दो मासूम भाई अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला करते हैं। घर की हालत इतनी तंग कि पढ़ाई की फीस सिर्फ एक की भर सकती थी। सोच कर देखिए, अगर आपके सामने ऐसा चुनाव आ जाए कि भाई में से सिर्फ एक पढ़ सके और दूसरा अपने सपनों को दबा दे, तो आप क्या करेंगे? लेकिन यही से हमारी कहानी एक ही सपना शुरू होती है। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि हर उस परिवार की दास्तान है जहां हौसले और प्यार पैसों से बड़े हो जाते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों भाइयों ने मिलकर ऐसा संघर्ष किया कि अंत में किस्मत को भी झुकना पड़ा और दोनों अपने एक ही सपने को पूरा करने में सफल हुए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा स्ट्रगल रहा है जिसे याद करके आज आप प्राउड फील करते हैं? या फिर कोई ऐसा मोटिवेशनल पल जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? या फिर कोई ऐसा हॉरर सीन जो आज भी सोचकर रोंगटे खड़े कर देता है? अगर आप अपनी कहानी शेयर करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी स्ट्रगल या हॉरर एक्सपीरियंस पर अगली स्टोरी बना दूं। और अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, कहानी की मीठी लय आपको धीरे धीरे सपनों की दुनिया में ले जाएगी। अब आप ये बताइए, आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपके यहाँ अभी क्या समय हो रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रात मैं आपके दिल को छूने वाली एक नई कहानी सुना सकूं। अब आंखें बंद कर लीजिए और कहानी की शुरुआत सुनिए। रामू और मोहन, यह दो नाम उस छोटे से गांव के हर बच्चे की जुबान पर थे। दोनों भाई अपने आप में अलग अलग स्वभाव के मालिक थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें एक जैसी थीं। उनका सपना भी सिर्फ एक ही था, पढ़कर अपने परिवार की किस्मत बदलना। गांव की वह संकरी गली जिसमें उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, वहां सुबह की पहली किरणों के साथ ही जीवन की जद्दोजहद शुरू हो जाती थी। रामू, जो दोनों में बड़ा था, अक्सर सूरज निकलने से पहले ही उठ खड़ा होता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारी की गंभीरता। उधर मोहन थोड़ा मासूम और कमजोर था, पर पढ़ाई के लिए जुनून उसके अंदर से झलकता था। दोनों अपनी पुरानी कॉपी और घिसी पिटी किताबें लेकर मिट्टी के आंगन में बैठकर पढ़ाई शुरू कर देते। उनकी माँ शांता अक्सर बर्तन मांजते मांजते या चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए दोनों को देखती। उसकी आंखों में मीठी चमक होती, लेकिन दिल में बोझ भी। वह जानती थी कि उसके दोनों बेटे बहुत चाह रखते हैं आगे बढ़ने की, मगर गरीबी ने जैसे परिवार की गर्दन पकड़ रखी थी। उनके पिता, जो मजदूरी करते थे, दिन भर खेतों में दूसरों की मजदूरी करके शाम को 10-20 रुपए लाते। उन्हीं पैसों से घर जलता, अनाज आता और गुजर बसर होती। एक दिन स्कूल से एक नोटिस आया, फीस भरनी होगी। फीस बहुत ज्यादा नहीं थी, बस 50 रुपये प्रति बच्चा, लेकिन शांता और उसके पति के लिए यह 50 रुपये भी किसी पहाड़ जैसा बोझ थे। घर का अनाज जो उधार में चल रहा था, उसे देखकर समझ आता था कि दोनों की फीस भरना मुमकिन नहीं। रात को जब दिया जलाकर सब लोग खाने बैठे, तब घर का माहौल असामान्य रूप से खामोश था। पिता ने थकी हुई आवाज में कहा, बच्चों, अब एक ही बात है, हम दोनों की फीस नहीं भर पाएंगे। या तो तुम दोनों में से एक ही आगे पढ़ेगा या फिर। यह सुनकर रामू और मोहन के हाथ से निवाला छूट गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जबान पर चुप्पी। शांता ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बच्चों, मन छोटा मत करो, भगवान चाहेगा तो कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन सच्चाई यही थी कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस रात आंगन में लेटे लेटे चांद की रोशनी दोनों भाइयों के चेहरे पर पड़ रही थी। मोहन धीमी आवाज में बोला, भैया, आप बड़े हो, आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, घर सुधरेगा। रामू चौंक गया। वह अपने छोटे भाई को देखता रहा। बोला, नहीं मोहन, तुम्हारा दिमाग मुझसे तेज है। तुम हमेशा मास्टर जी के सवालों के जवाब जल्दी दे देते हो। तुम्हें ही पढ़ना चाहिए। मैं तो खेत में काम कर लूंगा, लेकिन तुम आगे बढ़ो। दोनों भाई देर तक यही कहते रहे कि दूसरा पढ़े। दोनों एक दूसरे के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देने को तैयार थे। आखिरकार शांता ने दोनों बात करते सुना और रो पड़ी। उसने अपने सीने से दोनों बेटों को लगा लिया और कहा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो,
पर किसी भी माँ के लिए ये फैसला लेना सबसे बड़ा दुख है कि किसका सपना काट दूं। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं आई। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाज के बीच घर का हर सदस्य यही सोच रहा था कि आगे क्या होगा। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने दोनों को बुलाकर पूछा, रामू, मोहन, फीस का क्या हुआ? कल आखिरी तारीख है। दोनों भाई चुप रहे। उनके आंसू भर आए लेकिन होंठ कुछ कह न सके। मास्टर जी ने उनकी हालत पढ़ ली। वे जानते थे कि ये बच्चे काबिल हैं, पर हालात ने इनकी राहें थाम रखी हैं। उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूं, मगर स्कूल का नियम है, फीस तो देनी ही होगी। रामू ने मास्टर जी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, आप चिंता मत करिए, हम कुछ कर लेंगे। घर लौटते वक्त दोनों भाई रास्ते भर चुप रहे। धूल उड़ाती पगडंडी और पेड़ों की छांव से गुजरते हुए उनके मन में एक ही सवाल था, कैसे? मोहन ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ा और कहा, भैया, अगर हम दोनों थोड़ा थोड़ा काम करने लगें तो शायद किसी तरह पैसे जुटा लें। रामू के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी झलक आई। उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम दिन में पढ़ेंगे और शाम को काम करेंगे, चाहे बर्तन धोने पड़ें, चाहे किसी का सामान ढोना पड़े, पर हम दोनों साथ पढ़ेंगे। हमारे सपने अलग कहाँ हैं, हमारा तो बस एक ही सपना है। उस दिन के बाद मानो दोनों की जिंदगी बदल गई। सुबह स्कूल, दोपहर खेत या गांव में काम, कभी किसी के घर जाकर लकड़ियां काट कर देना, कभी खेतों से घास लाना, तो कभी मेले में मजदूर बनकर दिन भर काम करना। छोटे छोटे काम करके जो पैसे मिलते वे बांट कर एक डिब्बी में रखते। शांता ने भी अपने हिस्से की चूड़ियां गिरवी रख दी और कुछ पैसे जोड़ दिए। पिता ने भी दोगुनी मजदूरी करने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे घर का हर सदस्य उनके सपने के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो गया। मगर यह शुरुआत थी। आगे का संघर्ष अब और कठिन होने वाला था, क्योंकि गांव में मजाक उड़ने लगा था। देखो देखो, मजदूरी करने वाले बच्चे पढ़ेंगे, अरे इनके बस का नहीं। लोगों की बातें चुभती थीं, लेकिन दोनों भाइयों ने कान बंद कर लिए। रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में वे पढ़ाई करते और एक दूसरे से कहते, हम हार नहीं मानेंगे। ऐसा लगता था जैसे चुपचाप आसमान में चमकते तारे भी उनकी जंग देख रहे हों और शायद दुआ कर रहे हों कि ये दोनों मासूम अपने सपनों की लड़ाई जीत जाएं। रामू और मोहन अब जैसे पूरी तरह बदल चुके थे। गांव के बाकी बच्चे जब खेलकूद में मस्त रहते या हाथों में खटिया की लकड़ी लेकर कंचे खेलते, तब ये दोनों किताब पकड़े बैठे रहते। मगर सिर्फ किताबों के भरोसे तो जिंदगी चलने वाली नहीं थी। इसलिए स्कूल से लौटते ही दोनों भाई सीधे काम पर निकल जाते। कभी तालाब के पास घास काटने, कभी गांव के चौधरी के घर पानी भरने, तो कभी किसी की दुकान पर बोरे ढोने। उनका हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता था। दोपहर की धूप चिलचिलाती, खेत की मिट्टी पैरों के नीचे जलती सी लगती, मगर दोनों भाई बिना शिकायत किए काम करते रहते। उनकी आंखों के सामने बस वही डिब्बी होती जिसमें धीरे धीरे मेहनत की कमाई के सिक्के भर रहे थे। मोहन अक्सर थक कर बैठ जाता। उसका छोटा सा शरीर उम्र से ज्यादा बोझ उठा नहीं पाता था। लेकिन तभी रामू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, थोड़ा और सह ले छोटू, सोच, एक दिन यही मेहनत हमें आगे ले जाएगी। मोहन फिर से हिम्मत बांधता और खड़ा हो जाता। दोनों भाई हाथ में घास की गठरी उठाकर गांव की गलियों से निकलते तो लोग तंज कसते। कोई कहता, अरे मजदूरी करने वाले मास्टर साहब आ रहे हैं। कोई हंसकर कहता, बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे क्या या राजा। ये बातें मोहन का दिल तोड़ देती। उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो कभी भाई के सामने रोता नहीं। वह चुपचाप अपनी कॉपी खोलकर लिखने बैठ जाता, मानो अपनी चुप्पी से सबको जवाब दे रहा हो। दूसरी ओर माँ शांता भी हर दिन का संघर्ष देखती। उसने अपनी चूड़ियां गिरवी रखी थीं, लेकिन उसका मन कहीं शांत नहीं था। उसे डर था कि अगर बच्चे काम में इतना थक जाएं तो पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे। मगर जब रात को वह दोनों बेटों को दिए की रोशनी में उत्साह से पढ़ते देखती, उसकी आंखें अपने आप आंसू से भर जाती। भगवान, इन्हें सफल करना, इन्हें मेरा दुख न सहना पड़े। कुछ ही हफ्तों में स्कूल की फीस की समय सीमा आ पहुंची। घर की डिब्बी अब सिक्कों और थोड़े बहुत नोटों से भर चुकी थी। जब दोनों भाई स्कूल पहुंचे और फीस मास्टर जी के हाथ में रखी, तो वहां मौजूद और बच्चों ने हैरत से देखा।
सबको लगा था कि ये बच्चे पैसे नहीं ला पाएंगे और स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन रामू और मोहन ने बहुत छोटा सा चमत्कार कर दिखाया था। मास्टर जी ने उन्हें गर्व से देखा और कहा, बच्चों, तुमने जो किया वह आसान नहीं है। मेहनत हमेशा रंग लाती है। इस पल ने दोनों भाइयों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया। मगर यह तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा मेला लगा। वहां मेहनत करने वाले मजदूरों की जरूरत थी। दोनों भाई सुबह सुबह पहुंच गए। दिन भर बर्तन धोने, टेंट लगाने और मेले के सजावट में लगाए गए। भीड़ भरे माहौल में उन्हें खाने का भी वक्त नहीं मिला। सूरज डूबते डूबते दोनों भाई थक कर चूर हो गए। लेकिन घर पहुंचकर जब उन्होंने अपनी छोटी सी गिनती की तो कुल 5 रुपए अलग से बच गए। उस दिन मोहन की खुशी का ठिकाना न था। भैया देखो, हमने 5 रुपए और बचा लिए, इससे हम नई पेंसिल और एक कॉपी खरीद सकते हैं। रामू मुस्कुराया। उसे हमेशा खुशी होती थी जब मोहन का चेहरा बदल जाता। उसके लिए थकान मिट्टी की तरह उड़ जाती थी। गांव के चौधरी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि अगर ये दोनों लड़के पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो गांव के लोगों को उसकी चौधराहट झुकानी पड़ेगी। इसलिए वह लोगों में कहता फिरता, ये गरीब के बच्चे किताब से पेट भरेंगे क्या? देख लेना, 2 दिन बाद सब पढ़ाई छोड़ देंगे। लेकिन चौधरी की यह बातें दोनों भाइयों के कानों तक भी पहुंचती। एक पल को मन टूटता, मगर अगले पल एक दूसरे की हिम्मत उनकी ढाल बन जाती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। सालाना परीक्षा आई। गांव के कई बच्चों के लिए यह सिर्फ औपचारिकता थी, कॉपी भरनी, पास होना। लेकिन रामू और मोहन के लिए यह जीवन मरण का सवाल था। वे दिन रात पढ़ते रहे, यहां तक कि दिए की लौ बुझने के बाद भी याद किए हुए पाठ दोहराते रहते। माँ कई बार रोकती, बेटा अब सो जाओ, आंखें लाल हो रही हैं। मगर रामू हंसकर कहता, अम्मा, अगर हम आज सो गए तो सपने पूरे कैसे होंगे? परीक्षा के दिन दोनों भाई सुबह ही उठकर नहा धोकर साफ सफेद कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचे। दोनों ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की और परीक्षा देने बैठ गए। पूरा गांव इंतजार में था कि क्या होगा। जब नतीजे आए तो मास्टर जी ने सबको इकट्ठा करके घोषणा की, इस साल की परीक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 2 छात्र हैं, रामू और मोहन। पूरा गांव हैरत में रह गया। जो लोग मजाक उड़ाते थे वे भी हाथ जोड़कर बधाई देने लगे। मां शांता के गाल पर आंसू छलक आए। उसने दोनों बेटों को गले लगाकर कहा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। पिताजी की आंखों में भी गर्व था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि गरीबी कितनी भी बड़ी हो, बच्चों के हौसले और माँ बाप की दुआ उससे बड़ी होती है। मगर यह जीत तो बस पहला पड़ाव थी। आगे पढ़ाई और महंगी होने वाली थी, चुनौतियां और कठिन। गांव की तंग गलियों से निकलकर अब दोनों भाइयों के कदम शहर की ओर बढ़ने वाले थे। उस रात रामू ने आंगन में लेटे लेटे मोहन से कहा, छोटू, देख लिया ना, मेहनत कभी हारती नहीं। लेकिन अब हमें और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। शहर की पढ़ाई आसान नहीं होगी। मोहन ने भाई का हाथ पकड़कर हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखें आसमान के तारों पर टिकी थीं, जैसे सोच रहा हो एक दिन वही तारे उसके भाग्य में चमकेंगे। गांव की चुप रात में उनके सपनों की गूंज अब और तेज हो चुकी थी। गांव की यह पहली जीत भले ही मीठी थी, लेकिन परिवार जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले साल पढ़ाई और महंगी होने वाली थी। मास्टर जी ने एक दिन रामू और मोहन से कहा, बेटा, अब तुम्हें आगे पढ़ने के लिए कस्बे के हाई स्कूल जाना होगा। वहां बेहतर शिक्षा मिलेगी, मगर फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सबका खर्च ज्यादा है। रामू और मोहन दोनों समझ गए कि असली चुनौती अब सामने है। शहर की पढ़ाई का ख्याल उनके दिल में उत्साह भी भरता और डर भी। गांव की मिट्टी, अपने लोग, अपनी पुरानी पगडंडियां, ये सब छोड़कर किसी अनजाने शहर में जाना जहां सब कुछ नया होगा, आसान नहीं था। घर में फिर एक लंबी बैठक हुई। पिताजी ने कहा, मैं अब और मेहनत करूंगा। कस्बे तक रोज जाना आना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा। माँ के चेहरे की झुर्रियों में चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं, मगर उसकी आंखों में उम्मीद तैर रही थी। वह जानती थी कि बेटों का उज्जवल भविष्य ही उनका सहारा है। कुछ ही दिनों बाद कस्बे के स्कूल में दाखिला लेना तय हुआ। सुबह तड़के रामू और मोहन को लेकर पिता कस्बे की ओर निकल पड़े। हाथ में माँ के दिए हुए छोटे से टिफिन में
सूखी रोटियां और प्याज, और पैरों में पुराने चप्पल। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों भाइयों की आंखों में उत्साह चमक रहा था। जब वे कस्बे पहुंचे तो वहां की भीड़ देखकर मोहन तो हैरान रह गया। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, दुकानों की चकाचौंध, सड़कों पर भागती बैलगाड़ियां और साइकिलें, यह सब उसके गांव से बिल्कुल अलग था। भैया, ये जगह तो कितनी बड़ी है, यहां लोग हमें पहचानेंगे भी नहीं, मोहन ने आश्चर्य से कहा। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ छोटू, यहीं हमें अपनी जगह बनानी है। हमें दिखाना होगा कि हम किन मिट्टी से बने हैं। स्कूल पहुंचने पर दोनों भाई थोड़े सहमे रहे। वहां बच्चे साफ सुथरे यूनिफॉर्म में, नए बैग और चमचमाती किताबें लेकर आए थे। उनकी तुलना में रामू और मोहन के कपड़े पुराने और किताबें घिसी पिटी थीं। कुछ बच्चों ने फुसफुसाते हुए हंसना शुरू किया। देखो, ये गंवार नए स्कूल में आ गए, इनके पास तो जूते भी नहीं हैं। ये सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया, लेकिन रामू ने जरा भी परवाह नहीं की। वह जानता था कि यह सब महज शुरुआत है। मास्टर जी ने जब उनका नाम पुकारा और दाखिला स्वीकार किया तो मोहन का मन फिर से हल्का हो गया। खुशी का यह लम्हा बस थोड़ी देर टिक सका। अब सवाल था रोज कस्बे तक आना जाना और खर्च का। गांव से कस्बा करीब 5 किलोमीटर दूर था। रोज पैदल जाना एक कठिन काम था और ऊपर से किताबों और फीस के पैसे जुटाना भी जरूरी था। घर लौटकर दोनों भाइयों ने यह ठान लिया कि वे अब और मेहनत करेंगे। गांव में जो भी काम मिले उसे करेंगे। दिन में स्कूल, शाम को मजूरी, यही अब उनका जीवन था। शहर का स्कूल उनकी उम्मीद से ज्यादा कठिन निकला। वहां पढ़ाई का स्तर ऊंचा था। अंग्रेजी और गणित जैसे विषय उनकी नींद उड़ा देते। रात को जब सब सो जाते तब दोनों भाई लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में किताबें खोलते। कई बार मोहन को अक्षरों का अर्थ समझ नहीं आता तो रामू समझाता। कई बार रामू खुद उलझ जाता तो मोहन किताब पकड़कर जवाब ढूंढता। वे दोनों एक दूसरे के गुरु भी थे, साथी भी। धीरे धीरे गांव वालों की बातें और बढ़ गईं। देखा, गांव का नाम डुबो देंगे। अरे, शहर में फेल हो जाएंगे ये। जो खेत का काम करे वहीं अच्छा। ये पढ़ाई लिखाई इनके बस की नहीं। पर हर ताने से दोनों भाई और भी मजबूत होते गए। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें यकीन था कि किस्मत चाहे जितनी कसौटियां लगाए, वे हारेंगे नहीं। शहर में पढ़ते समय कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता था। पिता के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हर दिन टिफिन में अच्छा खाना भेज सकें। माँ आटे की सूखी रोटियां और गुड़ बांध देती, जिसे दोनों भाई आधा आधा बांटकर खाते। फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। एक दिन क्लास में अध्यापक ने सवाल पूछा, जिसका जवाब पूरे क्लास को नहीं पता था। मोहन ने हिचकिचाते हुए हाथ खड़ा किया और बिल्कुल सही जवाब दिया। पूरा क्लास चौंक गया। वही बच्चे जो उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। रामू के चेहरे पर गर्व छलक आया। उस दिन पहली बार मोहन को लगा कि मेहनत उसे सही जगह पहुंचा रही है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। अगले ही हफ्ते स्कूल ने यूनिफॉर्म और कुछ नई किताबें लाने का आदेश दिया। ये सुनते ही पिता के माथे की सिलवटें और गहरी हो गईं। इतने पैसे कहाँ से लाएं? रामू और मोहन चुप थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी रामू ने ठान लिया, अगर गांव में मजूरी से पैसे नहीं बनते तो चलो कस्बे में भी काम ढूंढते हैं। इस तरह दोनों भाई पढ़ाई के बाद कस्बे की दुकानों के बाहर बोरे ढोते, चाय की दुकानों में बर्तन साफ करते और जो भी हाथ में आया वो करते। रात को थकान से उनका शरीर जवाब दे जाता, मगर वे सोने से पहले यह जरूर दोहराते, हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा सपना दोनों का है। एक दिन जब वे कस्बे की गली से लौट रहे थे तो रामू ने देखा कि मोहन पैदल चलते चलते लड़खड़ा गया है। रामू ने तुरंत उसे पकड़ा और बैठा दिया। छोटू, तुझे तो बुखार है। लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, थोड़ा दर्द सहने दो जब तक हमारा सपना पूरा ना हो। रामू की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा मानो दुआ कर रहा हो, हिम्मत देना मेरे छोटे भाई को। गांव की उस अंधेरी रात में भी जहां दिए की लौ मुश्किल से झिलमिलाती थी, दोनों भाइयों की आंखें सिर्फ रोशनी देख रही थीं। वो रोशनी जो उनके भविष्य के द्वार खोलने वाली थी। रामू और मोहन के जीवन में मुश्किलें पहले ही कम नहीं थीं, लेकिन अब किस्मत ने एक और इम्तिहान तय कर रखा था।
कस्बे का रोज पैदल चलना, दिन भर की पढ़ाई और शाम को मजूरी, इन सब की थकान धीरे धीरे मोहन के शरीर पर असर डालने लगी। उसके मासूम चेहरे की चमक फीकी पड़ रही थी। पहले जहां उसकी आंखों में बेचैन उत्साह झलकता था, अब वहां सुस्ती और थकावट दिखाई देने लगी थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय मोहन अचानक बीच रास्ते में लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके कपड़े मिट्टी से सने गए और माथे पर चोट भी आ गई। राह चलते लोग दौड़कर आए। रामू ने तुरंत उसे गोद में उठाया। छोटू, आंख खोल, तू ठीक है ना? मोहन की सांस तेज चल रही थी। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, भैया, बस थोड़ी थकान है। लेकिन रामू जानता था कि यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह मोहन को सीधा घर ले आया। मां ने तुरंत उसका माथा छुआ और डर से चौंक गई। अरे, इसे तेज बुखार है बेटा, भगवान बचाए। मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। पिता तुरंत गांव के हकीम को बुलाने चले गए। हकीम ने आकर नाड़ी देखी और दवाई दी, लेकिन उसने भी चेतावनी दी, बच्चा बहुत काम करता है, आराम जरूरी है, वरना हालत और बिगड़ सकती है। रामू चुपचाप सब सुन रहा था। उसका मन भीतर से कांप रहा था। वह जानता था कि मोहन के बिना उसका सपना अधूरा है। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या सचमुच मैंने अपने छोटे भाई को इतना धकेल दिया कि उसकी सेहत बिगड़ गई? उस रात मोहन बिस्तर पर पड़ा रहा। दिए की टिमटिमाती लौ में उसका चेहरा और भी पीला दिखाई दे रहा था। मां उसकी सेवा में लगी रही, पानी पिलाती, माथे पर पट्टी रखती। पिता ने भी गले में पड़ी थकान भूलकर बेटे के पास बैठकर दुआ की। रामू बाहर आंगन में टहल रहा था। उसका दिल बेचैन था। आसमान में तारों की अनगिनत भीड़ थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक ही सितारे को ढूंढ रही थीं, उम्मीद का सितारा। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, अगर मेरी मेहनत कुछ भी मायने रखती है तो मेरे छोटे भाई को अच्छा कर दो। उसकी जगह मुझे बीमार कर दो, लेकिन उसे बचा लो। अगले 2-3 दिन मोहन की हालत जस की तस रही। उसकी आंखों में चमक कम हो चुकी थी, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान बरकरार थी। एक दिन उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर पढ़ाई में माहिर हो जाएंगे। याद है, हमने कसम खाई थी कि हम दोनों साथ साथ सपनों को सच करेंगे। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल के अंदर आंधियां चल रही थीं। वह जानता था कि मोहन का इलाज आसान नहीं है। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे और घर की हालत सबके सामने थी। पिता ने गांव के चौधरी से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन चौधरी ने ताना मारते हुए कहा, अरे, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पहले ही गरीब हो गए हो, अब लड़के को बीमारी चढ़ गई है। मेरा कहना मानो, इन्हें खेत में काम पर लगा दो। किताबें छोड़ो, मजूरी ही इनके बस की चीज है। पिता की आंखें रोष और अपमान से भर गईं, लेकिन मजबूरी का बोझ आड़े आ गया। वो चुपचाप लौट आए। यह सब जानकर रामू का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, भाई का इलाज करवाएगा। अगले दिन वह कस्बे गया और बड़े होटल में जाकर काम मांगा। वहां के मालिक ने उससे कहा, काम बहुत कठिन है, बर्तन धोने पड़ेंगे, फर्श साफ करने होंगे और देर रात तक जागना पड़ेगा। मजदूरी नाम की मिलेगी, बस कुछ रुपए। रामू ने बिना सोचे हामी भर दी। वह जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। इस तरह रामू दिन में स्कूल और शाम से देर रात तक होटल में काम करने लगा। हाथों में छाले पड़ गए, पैर दर्द से कांपने लगे, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। उसके लिए हर आंसू, हर दर्द अब मोहन के लिए था। इधर मोहन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी सेहत लौट रही थी, लेकिन वह भाई की थकान समझने लगा था। एक रात उसने देखा कि रामू के हाथ छिल गए हैं। उसने कहा, भैया, तुम इतनी मेहनत मत करो। अगर मेरा सपना तुम्हारे लिए बोझ बन रहा है तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने मोहन को सीने से लगाकर कहा, पगले, ये बोझ नहीं, मेरी ताकत है। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। हमने साथ जीने और साथ सपने पूरे करने की ठानी थी। उसे भगवान भी नहीं बदल सकता। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसमें अब डर नहीं था। वहां सिर्फ भाई के अटूट भरोसे की रोशनी चमक रही थी। धीरे धीरे मोहन का स्वास्थ्य सुधरने लगा, मगर इस बीच रामू और ज्यादा मजबूत हो चुका था, शरीर से भी और दिल से भी।
शायद तकदीर यही चाहती थी कि दोनों भाई हर मोड़ पर नए नए इम्तिहान से गुजरें और मजबूत हों। कुछ हफ्तों बाद जब मोहन फिर से स्कूल जाने लगा तो पूरे क्लास में उसकी वापसी चर्चा का विषय बन गई। शिक्षक ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, कभी कभी बीमारी इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देती है, और तुमने यह साबित किया है। रामू पीछे से सुनकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। लेकिन दोनों भाइयों को पता नहीं था कि यह तो बस छोटी सी आंधी थी। असली तूफान अभी उनका इंतजार कर रहा था। मोहन की तबीयत अब पहले से काफी संभल चुकी थी। वह फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, मगर इस बार उसके अंदर एक नई आग थी। बीमारी ने उसे कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके जज्बे को और भी तेज कर दिया था। रामू भी पहले से ज्यादा मेहनती हो गया था। दोनों भाई अब और ज्यादा गंभीर होकर कक्षाओं में बैठते, सवाल पूछते और नोट्स बनाते। कस्बे के स्कूल में अगले महीने एक बड़ी शैक्षणिक प्रतियोगिता होनी थी। यह प्रतियोगिता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि खेल, सामान्य ज्ञान और भाषण कला जैसी अलग अलग विधाओं को भी शामिल करती थी। यहाँ जीतने का मतलब था स्कॉलरशिप पाना, यानी कि पढ़ाई का बोझ थोड़ा हल्का हो सकता था। उनके शिक्षक ने एक दिन क्लास में बताया, बच्चों, ये बड़ा मौका है। जो भी छात्र इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा उसके लिए आगे पढ़ाई आसान हो जाएगी। तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। रामू और मोहन की आंखें चमक उठीं। यह मानो भगवान ने उनके लिए नया रास्ता खोला हो। दोनों ने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे जो हो, उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। लेकिन मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं। प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी थी, किताबें चाहिए थीं, अभ्यास का समय चाहिए था, जबकि उनकी जिंदगी पहले ही काम और पढ़ाई के बीच बंटी हुई थी। पैसे नहीं थे कि महंगी किताबें खरीदी जा सकें। रामू ने एक दिन मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुस्तकालय की किताबें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। जब चाहो वहां से पढ़ लो, और मैं तुम दोनों को रात में अतिरिक्त पढ़ाई भी करवाऊंगा। ये सुनकर दोनों भाई भावुक हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और लोग अब उनकी मदद करना चाहते हैं। अब दोनों भाई दिन रात मेहनत में लग गए। सुबह से स्कूल, दोपहर को काम, शाम को कस्बे की दुकान और रात को मास्टर जी से अतिरिक्त पढ़ाई। रामू का ध्यान गणित और विज्ञान पर था, जबकि मोहन भाषण और सामान्य ज्ञान के अभ्यास में माहिर बन रहा था। दोनों की मेहनत एक दूसरे को और प्रेरित करती, पर गांव के लोग फिर भी नहीं बदले। चौधरी हर जगह कहता फिरता, देख लेना, प्रतियोगिता में जाओगे और हार कर लौटोगे। पढ़ाई उनके बस की नहीं, ये सब सिर्फ नौटंकी है। कभी कभी लोग उन पर हंसते हुए बेमतलब सवाल पूछते, लेकिन अब दोनों भाई चुप रहकर हंसी का जवाब अपने काम से देने लगे थे। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था। मोहन हर सुबह स्कूल के प्रांगण में खड़े होकर भाषण का अभ्यास करने लगा। उसका स्वर धीमे धीमे आत्मविश्वास से भरने लगा। शुरू में जहां उसका गला लड़खड़ाता, वहीं अब उसका कहना साफ और जोरदार होने लगा। रामू उधर गणित और विज्ञान के सवालों को बार बार हल करता। रात को नींद घेर लेती, फिर भी वह पेंसिल उठाए रखता। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार दोनों कर रहे थे। सुबह सुबह कस्बे का स्कूल सज गया था। शहर से भी कई छात्र आए थे। प्रतियोगिता के मंच पर ऊंची ऊंची कुर्सियां लगाई गई थीं, जहां निर्णायक मंडल बैठा था। चारों ओर बच्चों की भीड़ थी। मां ने घर से जाते समय दोनों को तिलक लगाकर कहा था, जाओ बेटा, आज गांव का नाम रोशन करना। रामू और मोहन नंगे पांव ही प्रतियोगिता में पहुंचे। उनके पास जूते तक नहीं थे, मगर आत्मविश्वास ऐसा कि कोई रोक न सके। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का सवाल जवाब शुरू हुआ। कई बच्चों ने उत्तर दिए, लेकिन जब मोहन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का सटीक जवाब दिया। निर्णायक भी उसकी समझदारी देखकर हैरान रह गए। भीड़ से तालियां गूंजने लगीं। इसके बाद गणित का दौर आया। कठिन सवाल पूछे गए। शहर से आए बच्चों के माथे पर पसीना था। जब रामू से सवाल पूछा गया तो उसने पहले तो कागज पर तेज तेज लिखा और फिर सिर उठाकर पूरा हल स्पष्टता से समझा दिया। निर्णायकों की आंखें चमक उठीं। भीड़ में बैठे कई अध्यापक एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। यह लड़का तो गजब का तेज है।
अंत में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय दिया गया, हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व। मोहन मंच पर खड़ा हुआ। पहले तो एक पल के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने बैठे लोगों की भीड़ देखकर गला सूख गया। लेकिन तभी उसने रामू की आंखों में देखा। वहां सिर्फ भरोसा था, प्रेरणा थी। मोहन ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शुरुआत में धीमी थी, मगर धीरे धीरे वह गूंजने लगी। उसने अपने संघर्ष को शब्दों में बदल दिया। वह बोला, शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें गरीबी और मजबूरियों से निकालकर सम्मानित जीवन जीना सिखाती है। शिक्षा ही वह रोशनी है जो अंधेरे घरों तक उम्मीद की किरण पहुंचाती है। और हम जैसे बच्चों के लिए शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ छिन सकता है पर ज्ञान कभी नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निर्णायक भी प्रभावित हो गए। सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम लिए गए। शाम तक इंतजार करना पड़ा। दोनों भाई बाहर चुपचाप बैठे रहे। उनके दिलों में बेचैनी थी, क्या वे सफल होंगे या नहीं। जब नतीजे घोषित हुए तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान में पहले स्थान पर नाम पुकारा गया, मोहन। भीड़ में फिर से तालियां गूंज उठीं। मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान आ गई। गणित और विज्ञान में विजेता का नाम लिया गया, रामू। रामू ने सहजता से सिर झुकाकर अभिवादन किया और अंत में भाषण प्रतियोगिता का परिणाम बताया गया। प्रथम स्थान, मोहन। दोनों भाइयों के नाम बार बार पुकारे जाने लगे। निर्णायकों ने घोषणा की, इस साल की विशेष शैक्षणिक छात्रवृत्ति इन दोनों भाइयों को दी जाती है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। माँ बाप की आंखों से आंसू बह निकले और गांव वालों की जबान पहली बार चुप हो गई। चौधरी का चेहरा देखना लायक था। सारा गर्व चूर हो गया था। इस एक जीत ने भाइयों की राह आसान नहीं की थी, लेकिन पहली बार लगा था कि मेहनत ने उन्हें पहली सीढ़ी पर पहुंचा दिया है। रात को जब वे घर लौटे तो मोहन ने कहा, भैया, अब हमारे सपने की राह और साफ हो गई है। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ छोटू, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है और तू जानता है ना, हमें वहीं तक साथ जाना है जहां तक हमारा एक ही सपना हमें ले जाएगा। चांदनी रात में दोनों भाई आसमान की ओर देखते रहे, जैसे भविष्य को अपने सामने देखते हों। छात्रवृत्ति जीतने के बाद रामू और मोहन के चेहरे पर आत्मविश्वास और चमक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। घर लौटा तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरे गांव में पहली बार रोशनी फैल गई हो। मां की आंखों के आंसू अब दुख के नहीं, गर्व के थे। पिता ने बेटों को सीने से लगाकर कहा, बेटा, तुमने दिखा दिया कि मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। आज मेरा झुकता सिर ऊंचा हो गया। गांव वाले जो पहले ताना कसते थे अब वही सम्मान देने लगे। कुछ ने आगे आकर कहा, हमसे गलती हुई बेटा, हम सोचते थे ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम नहीं, लेकिन आज हमें तुम पर गर्व है। लेकिन चौधरी अब भी भीतर ही भीतर जल रहा था। उसकी आंखों में असुरक्षा साफ दिख रही थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि गांव के ये गरीब बच्चे पूरे कस्बे में नाम कमा रहे हैं। जीवन थोड़ी देर के लिए आसान लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि पढ़ाई का बोझ और बढ़ गया था। छात्रवृत्ति से कुछ खर्च तो घटा, लेकिन वह पूरी तरह पर्याप्त नहीं थी। किताबें, अतिरिक्त कॉपियां, यूनिफॉर्म और शहर तक आने जाने की लागत अभी भी बड़ी मुसीबत बनी रही। रामू और मोहन ने ठान लिया कि वे अपनी मेहनत से ही इस बोझ को उठाएंगे। उन्होंने गांव और कस्बा दोनों जगह और काम पकड़ लिए। अब उनकी दिनचर्या और कठिन हो गई। सुबह 4 बजे उठकर पहले खेत से चारे की गट्ठर लाना, फिर कस्बे चलकर स्कूल, बीच बीच में किसी की दुकान पर बोरियां उठाना और देर शाम तक छोटे मोटे काम। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब उनकी किताबें खुलती। कभी कभी तो ऐसा होता कि हाथ थक कर कलम पकड़ने से भी मना करते, लेकिन दोनों फिर भी लिखते रहते। माँ कई बार कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, ज्यादा बोझ मत लो। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, अम्मा, आराम तो वही कर पाएगा जिसे सपना ना हो। हमारा सपना बहुत बड़ा है, हमें हारने का हक नहीं। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने घोषणा की, अब की बार शहर स्तर की परीक्षा होने वाली है। यह प्रतियोगिता पूरे जिले के बच्चों के लिए है। इसमें पास होना आसान नहीं, लेकिन जिसने इसे जीता उसके लिए कॉलेज के रास्ते खुल जाएंगे।
यह सुनकर रामू और मोहन जैसे सन्न रह गए। उन्हें ख्याल आया, गांव की सीमाओं से निकलकर अब उन्हें झिल्ले के सामने खड़ा होना होगा। यह उनकी असली परीक्षा थी, मगर इसके लिए तैयारी और भी सख्त करनी थी। छात्रवृत्ति की मदद से किताबों का इंतजाम तो हो गया, मगर समय का? कस्बा जाकर काम करना कम नहीं हो सकता था, घर चलाना भी तो जरूरी था। रामू ने समझदारी दिखाई। उसने तय किया कि वह ज्यादातर शारीरिक काम खुद करेगा और मोहन को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देगा। मोहन ने कहा, भैया ये ठीक नहीं, मैं भी काम करूंगा। रामू ने हंसते हुए कहा, तू बस पढ़, सारी मेहनत की थकान तेरे सफल होने पर मिट जाएगी। मोहन की आंखें भर आईं। उसे पता था कि भाई अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहा है ताकि दोनों का सपना बचा रह सके। प्रतियोगिता की तैयारी पूरे जोर से शुरू हुई। दिन रात मोहन किताबों में डूबा रहता और रामू उसके लिए हर जरूरत पूरी करता। कभी सड़क किनारे खरीदकर सस्ती पेंसिल लाता, कभी लाइब्रेरी से किताब उधार लेकर आता। लेकिन किस्मत हर बार उनके सामने नए इम्तिहान खड़े करती थी। एक दिन पिता खेत से लौटते हुए घायल हो गए। उनका पैर इतना ज्यादा चोटिल हुआ कि कई हफ्तों तक काम पर नहीं जा सके। घर का पूरा भार अब रामू और मोहन के कंधों पर आ गया। रामू अब दोहरी मेहनत करने लगा। सुबह कस्बे में होटल पर काम, फिर स्कूल, फिर रात को किसी गोदाम में सामान उठाना। थककर जब वह घर आता तो उसके पांव सूज जाते। माँ कई बार उसके पैरों पर तेल मलती और कहती, बेटा यह शरीर मशीन नहीं है, तुझे भी टूट जाएगी ये हड्डियां। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, अम्मा जब तक भाई का सपना बाकी है मैं टूट नहीं सकता। मोहन यह सब देखता और रात को किताब सामने रखकर सोचता, क्या मैं कभी इस मेहनत का कर्ज उतार पाऊंगा। आखिर वह दिन आया जब जिले स्तर की परीक्षा होनी थी। दोनों बच्चे कस्बे से भी आगे शहर गए। वहां स्कूल की भव्य इमारत देख उनका मन कांपा। वहां आए बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में, अच्छे बैग लिए, आत्मविश्वास से भरपूर थे। उनके सामने रामू और मोहन जैसे गांव के बच्चे बहुत साधारण दिख रहे थे। फिर भी रामू ने छोटे भाई का हाथ थामकर कहा, याद रख, यह कपड़े और जूते नहीं जीतते, जीतते हैं सपने और हिम्मत। परीक्षा कक्ष में जब दोनों बैठे तो सचमुच यह प्रतियोगिता कठिन थी। सवाल बड़े पेचीदा थे। मोहन का सिर पसीने से भीग रहा था, लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसे भाई का चेहरा याद आया, पिता की चोटिल हालत और मां के आंसू याद आए। उसने अपनी कलम उठाई और तेजी से लिखने लगा। रामू भी पूरे मन से जुट गया। सवाल कठिन थे, लेकिन वह हार मानकर बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपना पूरा दिमाग खपा दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में संतोष था। उन्होंने पूरी मेहनत की थी। अब नतीजे का इंतजार था। गांव लौटकर सभी दिन गिनते रहे। पिता की चोट अब बेहतर होने लगी थी। मां हर दिन दुआ करती रहती और आखिरकार जब नतीजे आए तो स्कूल में बड़ा हंगामा मच गया। पूरे जिले में मोहन ने दूसरा और रामू ने तीसरा स्थान हासिल किया था। दोनों भाई अब कॉलेज में प्रवेश के योग्य घोषित हो गए थे। ये सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। चौधरी के पास कोई ताना नहीं बचा। गांव के बच्चों ने अब उन्हें आदर्श मानना शुरू किया। जो लोग पहले कहते थे कि ये पढ़ाई बेकार है, वही बच्चे अब रामू और मोहन से पढ़ाई सीखने लगे। उस रात आंगन में लेटकर मोहन बोला, भैया यह जीत भी तेरी मेहनत की वजह से है। तूने अपने हिस्से का सब त्याग दिया। रामू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं छोटू, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। तेरा नाम आगे आया तो ऐसा लगा जैसे मेरा सपना सच हो गया। उस रात चांद भी दोनों भाइयों को देखकर जैसे मुस्कुरा रहा था। लेकिन यही तो जिंदगी थी। एक जीत पूरी हुई नहीं कि सामने एक और चुनौती खड़ी थी। अब कॉलेज जाना था और वहां की तंगी गांव और कस्बे से कहीं बड़ी होने वाली थी। जिले की परीक्षा में सफलता ने रामू और मोहन को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां अब उनके कदम कॉलेज की ओर बढ़ने वाले थे। गांव के छोटे से घर में यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं थी। मां शांता हर किसी से कहती फिरती, मेरे बेटे अब बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारे सपने सच होने लगे हैं। लेकिन मां के इस गर्व के पीछे छुपी चिंता सिर्फ रामू और मोहन समझते थे। गांव के स्कूल और कस्बे के मुकाबले कॉलेज अलग ही दुनिया थी। वहां जाने का मतलब था हर महीने की मोटी फीस, किताबों का बड़ा खर्च, यूनिफॉर्म नहीं बल्कि
तय ड्रेस कोड, हॉस्टल या किराए का कमरा और खाने पीने का खर्च। पिता ने जब ये सब सुना तो उनके माथे पर शिकन और गहरी हो गई। बच्चों, मैं तो चाहकर भी कॉलेज के सारे खर्च नहीं उठा पाऊंगा। इतना सब कैसे होगा? उस समय रामू ने पिता का हाथ थाम कर कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, हम खुद तरीका निकालेंगे। जब इतने तंग हालात में भी हम यहां तक पहुंच गए तो आगे भी संघर्ष करेंगे। मोहन भी साथ बोला, हाँ बाबा, हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का रास्ता खोज लेंगे। कुछ ही हफ्तों में दोनों भाइयों का दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया। गांव से निकलकर जब वे उस बड़े शहर पहुंचे तो उनकी आंखें विस्मित हो गईं। चौड़ी सड़कें, ट्राम और बिजली के खंभों से झिलमिलाता उजाला, ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। कॉलेज का परिसर और भी भव्य था। बड़े बड़े गेट, अंदर किताबों से भरी लाइब्रेरी और चारों तरफ पढ़ाई के लिए समर्पित माहौल। मोहन तो बस खड़ा होकर सब देखता ही रह गया। उसने धीरे से रामू के कान में कहा, भैया, हम सचमुच यहां पढ़ पाएंगे? देखो, सब कितने बड़े लोग लगते हैं। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और संयम के साथ बोला, हाँ छोटू, यही तो हमारी असली जगह है। हमने यही सपना देखा था। क्लास के पहले ही दिन दोनों को अपने हालात की सच्चाई समझ आ गई। वहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके पास चमचमाते जूते, कीमती बैग और महंगे पेन थे। वे शहर की भाषा और अंदाज में रहते। जब रामू और मोहन साधारण कपड़े पहनकर क्लास में बैठे तो कई छात्र हंसकर कहने लगे, ये कौन गंवार आ गए हैं? लगता है किसी गांव का एग्जीबिशन चल रहा है। मोहन का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि गांव की गलियों से जैसे हंसी का शोर अब यहां भी पीछा कर आया है। लेकिन रामू की आवाज सख्त थी, छोटू, याद रख, ये हमारी परख है। मजाक उड़ाना इनका काम है, लेकिन मेहनत से जवाब देना हमारा। कॉलेज की पढ़ाई वाकई कठिन थी। किताबें मोटी थीं, विषय गहरे और भाषा मुश्किल। कई बार मोहन को एक ही पैराग्राफ समझने में घंटों लग जाते। टीचर तेज अंग्रेजी में पढ़ाते और कई छात्र तुरंत समझ जाते, लेकिन मोहन और रामू को बार बार नोट्स बनाकर खुद पढ़ना पड़ता। शहर में रहना भी आसान नहीं था। हॉस्टल का किराया और खाने पीने का खर्च उनकी सामर्थ्य से बाहर था। पिता ने जितना हो सका पैसे जुटाए, मगर वह भी अपर्याप्त थे। आखिरकार दोनों ने ठान लिया कि वे खुद कमाएंगे। रामू ने कॉलेज के आसपास छोटे मोटे काम ढूंढना शुरू किया। कभी किसी ढाबे में बर्तन धोता, कभी किताबों की दुकान पर लोगों के ऑर्डर पैक करता। मोहन भी संकोच छोड़कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। पास के मोहल्ले में छोटे बच्चे आते और मोहन उन्हें सरल भाषा में समझाता। उन बच्चों की खुशी देखकर उसकी थकान दूर हो जाती। दिन ऐसे कटने लगे मानो हर घड़ी किसी नई चुनौती का सामना करना हो। सुबह कॉलेज, दोपहर और शाम काम और रात भर की पढ़ाई। न खाने की नियमितता बची थी, न सोने का वक्त। कई बार भूखे ही लेटना पड़ता, लेकिन दोनों भाई जानते थे कि सपनों तक का रास्ता आसान नहीं होता। कॉलेज में धीरे धीरे दोनों की मेहनत सबके सामने आने लगी। जब प्रोफेसर कोई कठिन सवाल पूछते तो बाकी छात्र चुप हो जाते, लेकिन रामू उसे हल करने की कोशिश करता। उसकी मेहनत कभी कभी सफल होती और वह सही जवाब दे देता। तब क्लास तालियों से गूंज उठता। वहीं मोहन की भाषण और लेखन कला ने प्रोफेसरों को प्रभावित करना शुरू किया, लेकिन कई छात्र अभी भी उन दोनों का मजाक उड़ाते। एक दिन एक रईस लड़के ने सीधे कहा, तुम दोनों यहां फिट नहीं बैठते, तुम्हें खेत में हल चलाना चाहिए, कॉलेज में नहीं। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन रामू ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, हम यहां फिट हों या ना हों, ये तय करने का हक सिर्फ हमारी मेहनत और हमारे सपनों को है, किसी दौलत को नहीं। उस दिन के बाद धीरे धीरे अन्य छात्र भी उनका सम्मान करने लगे। महीने बीतते गए। उन्होंने अपने काम और पढ़ाई दोनों में बैलेंस बनाए रखा। कभी देर रात तक भूख से पेट मरोड़ता रहा, तो कभी थकावट से किताब पर सिर झुक गया, लेकिन सपने टूटने नहीं दिए। परीक्षा नजदीक आई। यह उनकी पहली कॉलेज परीक्षा थी और दोनों भाई जानते थे कि यही उनके असली संघर्ष का पहला पड़ाव है। उन्होंने दिन रात पूरी मेहनत कर तैयारी की। जब परीक्षा का दिन आया तो दोनों मंदिर में जाकर सीधा भगवान के आगे झुके। मोहन का स्वर कांप रहा था, भगवान, हमारे पास सिर्फ ये ज्ञान है, हमें वही ताकत देना।
परीक्षा कठिन थी, लेकिन दोनों भाई परीक्षा हाल में डटे रहे। हर पन्ना, हर सवाल उन्हें यही याद दिला रहा था कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे परिवार का संघर्ष है। कई दिन तक रिजल्ट का इंतजार रहा। माँ हर रोज मंदिर जाकर दिया जलाती और दुआ करती। पिता घर के आंगन में बैठे अक्सर सोचते, क्या मेरे बेटे इस मुकाम पर भी सफल होंगे? और फिर वो दिन आया। नतीजे घोषित हुए। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जब लिस्ट लगी तो वहां भीड़ उमड़ पड़ी। मोहन ने कांपते हाथों से लिस्ट देखी और फिर खुशी से उछल पड़ा। भैया, हम दोनों पास हो गए, और सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे अंकों से। रामू ने छोटे भाई को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये जीत कॉलेज की पहली सीढ़ी थी, लेकिन उनके लिए ऐसा था जैसे पहाड़ फतह कर लिया हो। उस रात दोनों ने आंगन में लेटे लेटे सितारों की ओर देखा। मोहन ने कहा, भैया, हमें और ऊंचाई चाहिए, हमें बस यहीं रुकना नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटू, हमारी राह लंबी है, लेकिन याद रख, चाहे तू आगे जाए या मैं, जीत हमारी साझा होगी, क्योंकि हमारा सपना अलग अलग नहीं, एक ही सपना है। कॉलेज की पहली परीक्षा में अच्छे अंक आने के बाद रामू और मोहन का आत्मविश्वास और भी ऊंचा हो गया था। प्रोफेसर अब उन्हें आदर और उम्मीद की नजर से देखने लगे थे। धीरे धीरे क्लास के सहपाठियों का रवैया भी बदलने लगा। जो बच्चे पहले उनकी गरीब हालत का मजाक उड़ाते थे, वही अब उनसे पढ़ाई में मदद मांगने लगे। रामू और मोहन दोनों अपनी सादगी में ही रहते। उनके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगे साधन, लेकिन उनके भीतर का ज्ञान और हिम्मत सब पर भारी था। इसी बीच मोहन की दोस्ती कुछ सहपाठियों से हो गई। उनमें से एक था अनुपम, जिसका परिवार संपन्न था, लेकिन उसका दिल साफ और सच्चा था। मोहन की लगन ने उसे बहुत प्रभावित किया। मोहन, अनुपम कहता, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि दौलत से बड़ा ज्ञान है। काश मैं भी उतना मेहनती होता जितना तुम हो। रामू स्वभाव से थोड़ा गंभीर था। वह ज्यादा मेल मिलाप में नहीं पड़ता था, लेकिन उसका सम्मान सब करने लगे थे। कॉलेज की लाइब्रेरी में जब भी वह सवाल हल करता या किताबें पलटता, बाकी छात्र ध्यान से देखते। लेकिन जीवन कहीं न कहीं हर खुशी के साथ नई चुनौती भी लाता है। कॉलेज में घोषणा हुई कि इस साल राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है। इसमें जीतने वाले छात्रों को पूरे राज्य स्तर पर पहचान मिलनी थी, साथ ही बड़ी स्कॉलरशिप भी। यह सुनते ही प्रोफेसरों की नजर रामू पर गई। रामू, एक प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी क्षमता अद्भुत है। अगर तुम इस प्रदर्शनी में हिस्सा लो तो कॉलेज का नाम रोशन होगा। रामू का दिल धड़क उठा। यह मौका उसकी पढ़ाई के बोझ को हल्का कर सकता था, लेकिन चुनौती यह थी कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे। उपकरण, चार्ट, मॉडल, इन सब का इंतजाम कैसे होगा? रामू ने यह बात मोहन को बताई। मोहन ने विचार करते हुए कहा, भैया, हमें यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए, यह हमारे लिए वरदान है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन छोटू, इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे? घर की हालत तो तू जानता ही है। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर दृढ़ निश्चय था। उसने अपने दोस्त अनुपम से इस बारे में बात की। अनुपम ने तुरंत मदद की पेशकश की। रामू भाई, पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो चाहिए वह दिलाने की कोशिश करूंगा। शुरू में रामू ने यह मदद लेने से मना कर दिया। उसका स्वभाव ही ऐसा था। वह अपनी मेहनत से सब करना चाहता था। लेकिन जब मोहन ने समझाया कि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि कॉलेज की उम्मीद है, तब उसने हामी भर दी। प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हुई। रामू दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर विज्ञान की किताबें खंगालता। वह चाहता था कि उसका मॉडल सिर्फ एक प्रोजेक्ट न हो, बल्कि ऐसा समाधान हो जो गांव और गरीबों के काम आ सके। आखिरकार उसने ठाना कि वह कम खर्च और ज्यादा उपज वाली सिंचाई प्रणाली का नमूना बनाएगा, ताकि किसान न्यूनतम साधनों में अधिक फसल उगा सकें। यह विचार सबको अद्भुत लगा। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करने लगे। रामू, अगर तुम यह कर जाते हो तो यह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हजारों किसानों की जिंदगी बदल सकता है। मोहन पूरी तरह भाई के साथ जुट गया। वह उसका सहायक बनकर हर उपकरण की व्यवस्था करता, नोट्स लिखता और पैसों का हिसाब रखता। अनुपम भी उनके साथ जुड़ गया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई।
क्लास के कुछ अमीर और अहंकारी छात्र यह सब देख रहे थे। उनमें से खासकर एक विक्रम, जिसे कॉलेज का सबसे तेज छात्र माना जाता था। विक्रम को यह मंजूर नहीं था कि गांव से आए दो गरीब भाई उसकी बराबरी करें। वह अक्सर दूसरों से कहता, देखना, ये दोनों गांव ये फेल होंगे। विज्ञान प्रदर्शनी कोई खेल नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि रामू का प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने अड़चनें डालनी शुरू कर दी। कभी उनके काम के लिए लाए सामान को छुपा देता, कभी गलत अफवाहें फैलाता। एक दिन तो उसने जानबूझकर उनके मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तोड़ दिया। रामू ने यह देखा तो उसका खून खौल उठा, लेकिन मोहन ने उसे रोका। भैया, गुस्से में कुछ मत करना। याद रखो, हमें लड़ाई से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जवाब देना है। रामू ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसने टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ा और ज्यादा मेहनत करने का निश्चय किया। दिन बीतते गए। आखिरकार प्रदर्शनी का दिन आ पहुंचा। कॉलेज का बड़ा हाल सजाया गया था। पूरे राज्य से प्रतिनिधि, अध्यापक और विद्यार्थी आए थे। हर किसी ने अपने अपने प्रोजेक्ट लगाए थे। नए गैजेट्स, वैज्ञानिक उपकरण, महंगे मॉडल। जब रामू और मोहन ने अपना सिंचाई मॉडल लगाया तो शुरू में सबको वह साधारण लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने समझाना शुरू किया कैसे यह मॉडल गांव में कम पानी से ज्यादा उपज देगा, कैसे गरीब किसान बिना ज्यादा खर्च के इसे अपनाकर अपनी फसल बढ़ा सकते हैं, वैसे ही सबकी आंखें चमक उठीं। लोगों की भीड़ उनके मॉडल के आसपास जमा होने लगी। निर्णायक मंडल भी प्रभावित हुआ। उनके सवालों के रामू और मोहन ने सटीक जवाब दिए। वहीं दूसरी तरफ विक्रम का प्रोजेक्ट भव्य और महंगा था, लेकिन उसमें गांव और जनता की समस्या का हल नहीं था। शाम को परिणाम घोषित हुए। पहला स्थान रामू और मोहन का सिंचाई मॉडल। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि समाज की असली सेवा है, प्रिंसिपल ने कहा। रामू और मोहन दोनों के चेहरे गर्व से चमक रहे थे, लेकिन इस जीत के साथ ही उनके लिए एक नई राह खुली। अब वे सिर्फ छात्र नहीं बल्कि राज्य स्तर पर नाम कमा चुके थे। उस रात छत पर बैठकर मोहन ने भाई से कहा, भैया, आज मुझे लग रहा है कि हमारा संघर्ष सचमुच रंग ला रहा है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ छोटू, अब हमारी जंग और बड़ी हो गई है। अब हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए लड़ना है जिनका सपना गरीबी दबा देती है। आसमान में चमकते तारे मानो गवाही दे रहे थे कि इन दो भाइयों की यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी अब शुरू हुई है। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जीत के बाद रामू और मोहन का नाम पूरे कॉलेज और जिले में गूंज उठा। जिस गांव में कभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उसी गांव में अब लोग गर्व से कहते, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के बेटे। मां शांता का चेहरा चमक उठा था। पिता के कंधे पहली बार झुके नहीं बल्कि सीध में खड़े थे। चौधरी, जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, अब गली में उनसे नजरें चुराने लगा था। लेकिन यह जीत बस मंजिल का एक पड़ाव थी। कॉलेज में खबर आई कि जिन छात्रों ने राज्य स्तर पर सफलता पाई है, अब चुने हुए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता राजधानी शहर में होनी थी। यह सुनकर मोहन जैसे सपनों में खो गया। उसकी आंखों में बड़ा मंच, बड़ी भीड़ और भारत के कोने कोने से आए प्रतिभाशाली छात्र घूमने लगे। भैया, सोचो, अगर हम वहां जीत गए तो हमारा सपना कितना करीब आ जाएगा, रामू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ छोटू, पर यह आसान नहीं होगा। राज्य की तुलना में वहां का स्तर कहीं बड़ा होगा, और हमें तो पहले ही पता है कि हम दूसरों की तरह अमीर नहीं हैं। पैसे, साधन, आराम हमारे पास नहीं, मगर हौसला है, और वही हमें जीत का रास्ता दिखाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी और भी कठिन थी। अब मॉडल और प्रस्तुति दोनों स्तर पर और मजबूत होना जरूरी था। रामू और मोहन ने अपने पुराने सिंचाई मॉडल को बेहतर बनाने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि अब वे इसे और उन्नत रूप में प्रस्तुत करेंगे, ऐसा जो सिर्फ खेतों के लिए नहीं बल्कि बिजली और पानी की भी बचत करे। लेकिन इसके लिए आधुनिक उपकरण चाहिए थे। प्रोफेसर ने कॉलेज प्रबंधन से कहकर थोड़ी मदद दिलवाई, मगर वह अधूरी थी। बाकी पैसों के लिए दोनों भाइयों ने फिर काम का सहारा लिया।
कई रातें रामू ने गोदाम में काम करके पैसे जुटाए, जबकि मोहन ने और ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए। कभी कभी रात को दोनों थक कर चुप बैठ जाते, पेट में भूख, आंखों में नींद और शरीर में दर्द, लेकिन फिर भी किताबें और डायरी खोलकर बैठ जाते। मोहन अक्सर कहता, भैया, अगर हम जीतेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि गरीबी हौसलों को हरा नहीं सकती। हमारा संघर्ष फिजूल नहीं जाएगा। रामू उसके सिर पर हाथ रखता और जवाब देता, छोटू, जीत कैसी भी हो, वह हमारी साझा होगी। तू ही मेरा हौसला है। आखिरकार वह दिन आया। राजधानी शहर की ओर दोनों भाई ट्रेन से रवाना हुए। ये उनकी जिंदगी की पहली लंबी यात्रा थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते मोहन की आंखों में चमक थी। भैया, यहां तो गांव से कितनी अलग दुनिया है, रामू ने कहा। हाँ छोटू, पर हमें किसी भी दुनिया में अपनापन खुद बनाना पड़ता है। याद रख, यहां हजारों बच्चे होंगे, लेकिन हमारी मेहनत हमें अलग करेगी। राजधानी का विज्ञान केंद्र इतना बड़ा और भव्य था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स, हजारों की भीड़ और देश भर से आए बच्चे जिनके पास महंगे मॉडल और शानदार साधन थे। कई बच्चों की टीमें थीं जिनके पीछे पूरे पूरे स्कूल और स्पॉन्सर खड़े थे। रामू और मोहन जब अपने छोटे से मॉडल के साथ पहुंचे तो कई लोग हंसकर बोले, क्या यह भी कोई प्रोजेक्ट है? गांव के बच्चों का खिलौना लगता है। मोहन का दिल बैठने लगा, लेकिन रामू ने उसका हाथ दबाया और कहा, छोटू, याद कर, हमने कितनी भूख झेली, कितनी मेहनत की। अगर ये सब खिलौना था तो हम यहां तक पहुंच भी नहीं पाते। निर्णायकों ने निरीक्षण शुरू किया। जब उनकी बारी आई तो रामू ने आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल का हर पहलू समझाया। कैसे यह सिंचाई पद्धति कम लागत और कम बिजली से ज्यादा उपज दिलाएगी, कैसे यह ग्रामीण इलाकों के लिए जीवन रेखा बन सकती है, और कैसे यह हर गरीब किसान का सहारा बन सकती है। निर्णायक ध्यान से सुनते रहे। उनके सवाल मुश्किल थे, लेकिन रामू और मोहन ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए। हाल के एक कोने में खड़े विक्रम, वही पुराना प्रतिद्वंदी, भी मौजूद था जो दूसरी टीम में शामिल होकर आया था। उसने देखा कि निर्णायक प्रभावित हो रहे हैं तो उसके चेहरे पर जलन साफ झलकने लगी। पूरे दिन सैकड़ों मॉडल प्रदर्शित हुए। कुछ तकनीकी चमत्कार थे, रोबोट, कंप्यूटर सिस्टम, ऊर्जा प्रोजेक्ट। उन सबके बीच दोनों भाइयों का साधारण लेकिन असरदार सिंचाई मॉडल अलग दिख रहा था। शाम को जब परिणाम घोषित करने का वक्त आया तो सबकी सांसें थम गईं। मंच से नाम पुकारा गया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान जाता है रामू और मोहन के नाम। हालत तालियों से गूंज उठा। शायद पहला स्थान न सही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार जीतना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्हें ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने भाई से कहा, भैया, हमने कर दिखाया। अब लोग जानेंगे कि दो गरीब भाइयों का सपना मजाक नहीं था। रामू ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, हाँ छोटू, लेकिन याद रख, हमारी जीत में अभी और मंजिलें बाकी हैं। ये तो बस शुरुआत है। जब वे गांव लौटे तो लोगों की भीड़ घर के बाहर उमड़ आई। हर कोई फूल, मिठाई और बधाइयों के साथ खड़ा था। चौधरी भी आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान थी। रामू और मोहन जान गए थे कि अब उनका सफर गांव से निकल चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा लेने के बाद उनकी राहें और भी बड़ी होने वाली थीं, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चुका था। अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम बच्चों और गरीब परिवारों के लिए लड़ना था जिनके सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। उस रात छत पर लेटे मोहन ने कहा, भैया, हमारे सपनों की मंजिल अब देश की सीमाओं से भी बड़ी हो सकती है। एक दिन हम वहां पहुंचेंगे जहां हमारा नाम देश भर में गूंजेगा। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, हाँ छोटू, चाहे कितने भी तूफान आए, हम साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा सपना तो एक ही सपना है। राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान पाना रामू और मोहन के लिए जीवन बदलने जैसा था। गांव से लेकर कस्बा और अब राजधानी तक हर जगह इन भाइयों का नाम फैलने लगा। अखबारों में भी छोटे कॉलम छपने लगे। दो गरीब भाइयों का चमत्कार, किसानों के लिए बनाया सस्ते सिंचाई का मॉडल। गांव में हर ओर खुशी थी। लोग घर आकर बधाई देते
बच्चे उन्हें देखकर तालियां बजाते। माँ शांता बार बार उनकी ट्रॉफी उठाकर देखती और फिर आंचल से पोंछकर श्रद्धा से रख देती। पिता की आंखों में गर्व का आंसू रहता, लेकिन जीत के साथ साथ अब नए द्वार भी खुलने लगे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में भेजा गया है। वहां पूरी दुनिया से प्रतिभागी आते हैं। अगर तुम वहां सफल हुए तो तुम्हारा नाम सिर्फ देश नहीं, दुनिया में होगा। रामू और मोहन अवाक रह गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। भैया, अब तो यह सपना हमारी सोच से भी बड़ा हो गया, मोहन ने कहा। रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ छोटू, लेकिन रास्ता और कठिन होगा, क्योंकि वहां जाकर सिर्फ गरीब किसानों की समस्या बताना काफी नहीं होगा। हमें वैज्ञानिक तौर पर हर बात साबित करनी होगी। प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की तैयारी बेहद कठिन थी। लाखों रुपये का खर्च था। टिकट, ठहरने का किराया, नए उपकरण, यह सब उनकी पहुंच से बाहर था। कॉलेज प्रशासन ने कुछ मदद का वादा किया, लेकिन वह भी नाकाफी थी। उनकी आंखों के सामने फिर वही चिंता खड़ी हो गई, जैसी हर पड़ाव पर खड़ी होती थी। भैया, क्या हम सचमुच जा पाएंगे? मोहन ने निराश स्वर में पूछा। रामू ने दृढ़ नजर से उसकी ओर देखा और कहा, छोटू, अब तक हमने हर दीवार पार की है, यह भी पार करेंगे। भले पेट भूखा रहे, कपड़े फटे हों, लेकिन सपनों तक हमें जरूर पहुंचना है। इसी दौरान अखबारों में उनकी खबर पढ़कर शहर के कुछ समाज सेवी आगे आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम भविष्य बदल सकता है, हम जितना हो सके मदद करेंगे। उनके सहयोग से दोनों भाइयों को पासपोर्ट और यात्रा की व्यवस्था हुई। यह सब मानो किसी सपने जैसा था। आखिरकार वह दिन आया जब रामू और मोहन ने पहली बार विदेश की उड़ान भरी। गांव के साधारण बच्चे, जिनके पास कभी चप्पल तक पूरी नहीं होती थी, अब जहाज की सीट पर बैठे थे। मोहन खिड़की से बाहर टिमटिमाते बादलों को देखकर भावुक हो गया। भैया, हमने यह दिन भी देख लिया। सच में हमें लगता है माँ बाबा की दुआओं ने हमें यहां तक पहुंचाया। रामू ने उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ छोटू, और अब हमें ऐसा कहना होगा दुनिया से कि कोई गरीब बच्चा यह ना सोचे कि उसके सपने मरेंगे। सम्मेलन का शहर बहुत बड़ा था। रोशनी से दमकती सड़कों, गगनचुंबी इमारतों और हजारों प्रतिभागियों के बीच वे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। दुनिया के विभिन्न देशों से आए बच्चे अपने अपने मॉडल और तकनीकें दिखा रहे थे। कहीं सोलर सिस्टम, कहीं रोबोटिक्स, कहीं क्लाइमेट कंट्रोल मशीनें। रामू और मोहन जब अपने साधारण से मॉडल के साथ खड़े हुए तो कुछ लोग हल्के से हंस पड़े। यह किस देश से आए हैं? साधारण सा प्लांट मॉडल, इसकी क्या अहमियत होगी? लेकिन भाई जानते थे कि मूल्य साधनों का नहीं, विचारों का होता है। जब उनकी बारी आई तो रामू ने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया। उसने बताया, हम भारत जैसे देश के गांव से आते हैं। हमारे किसानों के पास महंगी मशीनें नहीं, न ही आधुनिक साधन, लेकिन वे दुनिया को भोजन देते हैं। हमारा मॉडल उनके जीवन को आसान करने के लिए है। यह कम खर्च, कम बिजली और कम पानी में अधिक उपज देता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है। फिर मोहन ने मंच संभाला। उसने प्रवाहपूर्ण अंग्रेजी में कहा, गरीबी सीमा नहीं है, यह बस एक चुनौती है। अगर तकनीक गरीब की मदद करे, तभी विज्ञान का असली उद्देश्य पूरा होगा। उनकी बातें सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। निर्णायक मंडल ने गंभीरता से उनके मॉडल को देखा, कई सवाल पूछे। रामू और मोहन ने हर सवाल का धैर्यपूर्वक जवाब दिया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास जो गांव की गलियों से लेकर राष्ट्रीय मंच तक उन्होंने संघर्ष में कमाया था। प्रतियोगिता का माहौल रोमांचक हो गया। बड़े बड़े देशों के मॉडल के बीच छोटे से मॉडल की चमक अब सबके दिलों तक पहुंच चुकी थी। जब सम्मान समारोह हुआ तो पूरे हॉल की सांसें थमी हुई थीं। घोषणा की गई, इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार समाजोपयोगी नवाचार के लिए जाता है भारत के दो भाइयों रामू और मोहन को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उनकी मेहनत को सलाम करने लगे। मंच पर जब उन्हें ट्रॉफी दी गई तो उनके चेहरों पर सादगी भरी मुस्कान और आंखों में आंसू थे। मोहन ने भाई के कान में फुसफुसाया, भैया देखो, आज हम दुनिया के सामने हैं।
ये सब तुम्हारी वजह से। रामू ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं छोटू, ये सब हमारी वजह से है। एक ही सपना हमें यहां लाया है। विदेश की धरती पर खड़े दो भाई उस रात फिर छत पर आसमान की ओर देखते रहे। तारे वहीं थे जो उनके गांव से भी दिखाई देते थे, लेकिन अब उनके कदम पूरी दुनिया की ओर बढ़ चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मंच से जीतकर लौटते वक्त विमान की खिड़की से बाहर बादलों को निहारते दोनों भाइयों की आंखों में वही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या? मोहन ने धीरे से कहा, भैया, हमने गांव से निकलकर देश और फिर दुनिया तक अपनी मेहनत पहुंचाई, पर क्या इसका सही मायनों में मतलब यही है कि हम सिर्फ खुद के लिए नाम कमाएं? रामू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दृढ़ आवाज में कहा, नहीं छोटू, अब हमारा सपना सिर्फ हमारा नहीं रहा। ये उन सबका है जो गरीबी में पिसते हैं, जिनकी मेहनत बेकार हो जाती है। हमें अब उनके लिए कुछ करना होगा। दोनों भाई गांव लौटे तो मानो वहां त्योहार का माहौल हो। चौपाल पर लोग इंतजार कर रहे थे। जब बैलगाड़ी से दोनों गांव की गलियों में आए तो फूलों की बारिश होने लगी। बच्चे रामू भैया, मोहन भैया कहकर दौड़ पड़े। औरतें खुशी से गा रही थीं, बूढ़े आशीर्वाद दे रहे थे। मां शांता ने जैसे ही बेटों को देखा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, आज मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी हर पीड़ा का प्रतिफल दे दिया है। पिता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने पूरे गांव से कहा, ये दोनों सिर्फ मेरे बेटे नहीं हैं, ये हमारे गांव के सपनों की जीत है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे जब रात ढली और चांदनी में गांव के घरों की हालत दिखी, टूटे छप्पर, अधजले चूल्हे, सूखे खेत, तो दोनों भाइयों का मन भारी हो गया। रामू ने मोहन से कहा, देख छोटू, हम विदेश जाकर सम्मानित हुए, लेकिन हमारे अपने गांव के बच्चे अब भी स्कूल छोड़कर मजदूरी करने जाते हैं। महिलाओं के हाथ अब भी बर्तन मांजते मांजते छिल जाते हैं। किसानों के खेत अब भी पानी के लिए तरसते हैं। हमारी जीत का असली मतलब यही है कि अब हम इनके लिए रास्ता बनाएं। मोहन की आंखों में चमक आ गई। हाँ भैया, यही तो हमारा सपना था, एक ही सपना जो सिर्फ हमारा नहीं, सबका है। अगले ही दिन दोनों ने गांव के चौपाल में सभा बुलाई। गांव के लोग जमा हुए। चौधरी भी वहां मौजूद था। पहले तो उसे लगा कि अब दोनों भाई अपनी तारीफ में बोलेंगे, मगर उसकी हैरानी तब बढ़ी जब रामू ने सबसे पहले यही कहा, भाइयों बहनों, हमारी जीत आपकी है। अगर आपने हमें सहन नहीं किया होता, हमारे मजाक नहीं बनाए होते, तो शायद हमारे अंदर यह ताकत ना आती। गांव की भीड़ चुप थी। रामू ने आगे कहा, अब हम दोनों भाई तय करते हैं कि इस गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वह गरीब हो, भूखा हो या उसके पास किताब ना हो। हम उसका सहारा बनेंगे। मोहन खड़ा हुआ और बोला, और सिर्फ यही नहीं, हमारा सिंचाई प्रोजेक्ट अब कागज पर नहीं रहेगा, हम इसे गांव में लागू करेंगे। हर खेत तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि कोई किसान आत्महत्या करने को मजबूर ना हो। लोगों की आंखों में विश्वास की चमक आने लगी। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन चौधरी तिलमिला उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो गांव बदल दोगे? सपनों से पेट नहीं भरते। इस पर रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, हमारे पास पैसा नहीं, साहस है। हमारी मेहनत ही दौलत है, और जब सपनों के पीछे सच्चाई होती है तो पेट भी भरता है और भविष्य भी। लोगों ने पहली बार चौधरी की बातों को अनसुना कर दिया। अब गांव का विश्वास रामू और मोहन के साथ था। इसके बाद दोनों भाइयों ने गांव में छोटा सा स्कूल शुरू किया। शुरू में मिट्टी की झोंपड़ी में सिर्फ 10 बच्चे आए। उनके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी पुरानी कॉपियां बांट दीं। मोहन बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने लगा और रामू गणित और विज्ञान पढ़ाता। धीरे धीरे यह स्कूल बढ़ता गया। गांव की औरतें भी वहां आने लगीं। कुछ ने कहा, हमें भी लिखना पढ़ना सीखना है ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। रामू ने उन्हें बिठाया और पढ़ाना शुरू किया। पूरा गांव मानो सीखने और बदलने की राह पर चलने लगा। उधर खेतों में उन्होंने अपने मॉडल का प्रयोग शुरू किया। गांव के कुएं और नहर से जोड़कर उन्होंने सिंचाई प्रणाली बनाई। पुराने डीजल इंजन की जगह छोटे से सोलर पंप लगाए। पानी की बूंद बूंद बचाकर हर खेत तक पहुंचने लगा। पहली ही साल किसानों की फसल दोगुनी हो गई। गांव वाले जब उपज का अन्न ढेर होते देख रहे थे
उनकी आंखें गर्व से चमकने लगीं। एक किसान ने रोते हुए रामू और मोहन के पैरों को पकड़ लिया। बेटा, तुमने तो हमें नया जीवन दिया है। अब हालात ऐसे थे कि जिन बच्चों को कभी भूखे पेट सोना पड़ता था, वही बच्चे अब दूध और फल खा रहे थे। जिन खेतों में कभी झाड़ झंकाड़ उगता था, अब वहां सुनहरी फसल लहरा रही थी। गांव का चेहरा बदलने लगा, और यह सब दो भाइयों की मेहनत और उनके साझा सपने की वजह से हुआ। एक रात मोहन ने छत पर आसमान की ओर देखा और कहा, भैया, क्या तुम्हें लगता है कि हमने अपना सपना पूरा कर लिया? रामू ने आसमान की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, नहीं छोटू, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अभी हमें और गांवों तक पहुंचना है और जिंदगियां बदलनी हैं। जब तक हर गरीब बच्चा पढ़ न ले, हर खेत में हरियाली न झूमे और हर मां मुस्कुराकर अपने बच्चों को सोता हुआ न देखे, तब तक हमारा सपना अधूरा है। और मत भूल, हमारा सपना है एक ही सपना। दोनों भाई साथ लेटे हुए तारे गिनते रहे। तारे मानो गवाही दे रहे थे कि इन भाइयों की मेहनत अब रुकेगी नहीं। अब रामू और मोहन के प्रयासों से गांव का चेहरा काफी बदल चुका था। टूटी झोंपड़ियों वाले घरों में अब छतें थीं, खेतों में फसलें लहराती थीं, और बच्चे टिमटिमाते दियों की जगह अब सौर लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। गांव की औरतें पढ़ाई लिखाई सीख रही थीं और आत्मविश्वास से भरी नजर आती थीं। लेकिन भाइयों को यह बदलाव अधूरा लगता। एक रात मोहन ने कहा, भैया, हमने अपने गांव को बदल दिया, लेकिन देश के लाखों गांव अब भी उसी अंधेरे में हैं जहां से हम निकले थे। रामू ने गहरी सांस ली। बिल्कुल सही कहता है छोटू, अब हमें सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा सपना शुरू से ही सबका था। हमें और गांवों तक पहुंचना होगा। हमें पूरे देश तक एक ही सपना का संदेश फैलाना होगा। अगले ही दिन उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने फैसला किया कि आसपास के गांवों से शुरुआत होगी। दोनों भाई अपने मॉडल और विचार लेकर अन्य गांवों में जाने लगे। वहां जाकर किसानों को समझाते, बच्चों को पढ़ाई की महत्ता बताते और महिलाओं को शिक्षा के महत्व से जोड़ते। शुरू में कुछ गांव वाले संकोच करते। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि दो साधारण लड़कों के पास इतना बड़ा समाधान हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने उन गांवों को रामू और मोहन का गांव दिखाया, जहां बच्चों के हाथ में किताबें थीं और खेतों में लहराती फसलें, तो धीरे धीरे उनकी बातें असर करने लगीं। इस तरह उनका अभियान बढ़ता गया। एक एक गांव से होकर वे निकलते। कई बार उन्हें ताने भी सुनने पड़ते। बड़े आय सुधारक, पहले खुद तो अमीर बन लो, फिर पूरे देश को सुधारना। लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। रामू हमेशा कहता, अगर हमने गरीबी और मजाक के ताने सहकर यहां तक पहुंच पाए हैं, तो अब ये छोटी छोटी बातें हमें रोक नहीं पाएंगी। धीरे धीरे उनकी कोशिशें विभिन्न अखबारों और चैनलों तक पहुंचने लगीं। पत्रकार उनके गांव आने लगे। टीवी पर खबरें प्रसारित होने लगीं। दो भाइयों का अभियान, जो गांव गांव में शिक्षा और सिंचाई की क्रांति ला रहा है। उनकी कहानी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक में प्रेरणा स्रोत के रूप में लिखी जाने लगी। स्कूलों और कॉलेजों में उनके नाम से सेमिनार आयोजित किए जाने लगे। एक दिन उन्हें राजधानी से न्योता आया। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। यह सुनकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जब वे राजधानी पहुंचे और प्रधानमंत्री के सामने खड़े हुए, तो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने पूरे देश को दिखा दिया है कि असली ताकत पैसों और साधनों में नहीं, बल्कि हिम्मत और मेहनत में है। तुम जैसे नौजवान ही भारत का भविष्य हैं। सरकार तुम्हारे अभियान एक ही सपना को पूरे देश में फैलाने में मदद करेगी। उसके बाद सरकार की मदद से दोनों भाइयों ने देश के विभिन्न राज्यों में सेंटर खोलने शुरू किए। वहां बच्चों की मुफ्त शिक्षा, किसानों के लिए नई तकनीकें और महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण दिए जाने लगे। अब उनका असर पूरे देश में दिखने लगा। जिन गांवों में कभी बच्चे स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे पर काम करते थे, वहीं अब वे स्कूल की यूनिफॉर्म में हंसते खेलते पढ़ाई कर रहे थे। जिन खानाबदोश परिवारों की औरतें छोटे छोटे कामों पर जीती थीं, वही अब हाथों में सिलाई कढ़ाई और छोटे उद्यम चला रही थीं। एक बार मोहन ने देखा कि दूर दराज के गांव से एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ सेंटर आई। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, भैया, मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं।
मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बहन, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ सपनों की जरूरत है। तुम्हारे बच्चे जब पढ़ेंगे तो यही भूख मिटेगी। हम सब मिलकर इसे सच करेंगे। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मोहन के पैर छुए। धीरे धीरे एक ही सपना आंदोलन देश की सरहदों को पार करने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उनसे जुड़ने लगीं। उन्हें विदेशों में बुलाया जाने लगा, जहां वे बच्चों और किसानों की दिक्कतें बताकर नए समाधान पेश करते। लेकिन सारी उपलब्धियों के बावजूद दोनों भाई अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। गांव का छोटा घर, मिट्टी का आंगन, माँ का आंचल और पिता की मेहनत, ये सब उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा। एक रात अपने गांव की छत पर जब आसमान में तारे चमक रहे थे, मोहन ने रामू से कहा, भैया, सोचो अगर उस रात हम में से एक ने पढ़ाई छोड़ दी होती तो आज यह सपना कभी पूरा नहीं होता। रामू मुस्कुराया, हाँ छोटू, उस दिन हमने ठान लिया था कि कोई भी हाल हो, हम दोनों अपना सपना साथ जिएंगे। आज जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, यह सब उसी हट की वजह से है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आसमान की ओर देखते हुए दोनों ने महसूस किया कि उनका सपना अब लाखों लोगों का सपना बन चुका है और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक ही सपना अभियान अब धीरे धीरे चिंगारी से ज्योति बन चुका था। जो कभी सिर्फ दो भाइयों का संघर्ष था, अब पूरे देश का आंदोलन बन गया। शिक्षा और किसान सुधार की यह लौ गांव की गलियों से निकलकर शहरों की बड़ी बड़ी सड़कों तक पहुंच रही थी। देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में रामू और मोहन के नाम चर्चा में थे। युवा उन्हें देखकर कहते, अगर ये गरीब भाई इतना कर सकते हैं तो हमारे पास तो कहीं ज्यादा साधन है, हम क्यों ना कुछ नया करें। युवा वर्ग धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगा। हजारों छात्र एक ही सपना संगठन में स्वयं सेवक बनकर गांव-गांव पहुंचने लगे। वे बच्चों को पढ़ाने लगे, किसानों को तकनीक सिखाने लगे और महिलाओं को स्वरोजगार के रास्ते दिखाने लगे। रामू और मोहन ने महसूस किया कि यह अब सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक मिशन बन चुका है। एक दिन दिल्ली के बड़े विश्वविद्यालय ने उन्हें बुलाया। ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। मंच पर रामू और मोहन आम कपड़ों में खड़े थे। वहां मौजूद युवाओं की उत्सुकता देखते ही बनती थी। रामू ने माइक पकड़ा और बोला, दोस्तों, हम किसी अमीर परिवार से नहीं आए। हम एक ऐसे गांव से आए हैं जहां एक बच्चे को किताब मिलना भी गजब की बात थी। लेकिन हमने यह ठान लिया था कि चाहे एक ही कॉपी से दोनों पढ़ें, चाहे रात को बिना खाना सोएं, लेकिन सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आज हम आप सबके सामने हैं। यह हमारी मेहनत का फल है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यह फल सिर्फ हमारी थाली में न रहे, ये हर गरीब बच्चे की थाली में पहुंचे। भीड़ तालियों से गूंज उठी। फिर मोहन ने कहा, हम दोनों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमने कभी एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ा। अगर मेरे पास ज्ञान था तो मेरे भाई ने उसे सींचा। अगर मेरे पास हिम्मत कम थी तो उसने मुझे थाम लिया। हम यहाँ इसीलिए पहुंचे क्योंकि हमारा सपना अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सपना था। उनके शब्दों ने युवाओं के दिलों में आग जला दी। हजारों छात्रों ने घोषणा की, हम भी इस मिशन से जुड़ेंगे। इसके बाद उनका संगठन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक युवा उनके साथ खड़े हो गए। अब उनके पास सैकड़ों टीमें थीं जो गांव-गांव जाकर शिक्षा और कृषि सुधार का काम करतीं। सरकार ने भी उनके प्रयासों को मान्यता दी। कई राज्यों में उनकी योजनाओं को लागू किया जाने लगा। गांवों में डिजिटल क्लासरूम बने, खेतों में सौर पंप और आधुनिक मशीनें लगाई गईं। लेकिन रास्ते में अड़चनें भी कम नहीं थीं। कई जगह भ्रष्टाचारियों ने उनकी राह रोकी। पैसों की बंदर बांट और अफसरों की लापरवाही उनके काम में बाधा डालती। एक बार तो ऐसा हुआ कि जिस गांव में उन्होंने स्कूल की नींव डाली, वहां कुछ स्थानीय नेताओं ने रोक लगा दी। उन्होंने कहा, ये भाई लोग यहां अपनी लोकप्रियता बढ़ाने आए हैं, इनसे बच्चों का क्या भला होगा। गांव वाले उलझन में पड़ गए। लेकिन जब रामू और मोहन खुद मिट्टी उठाकर ईंट रखने लगे, बच्चे उनके साथ गीत गाने लगे और महिलाएं आकर उनकी मदद करने लगीं, तो धीरे धीरे विरोध करने वाले भी शांत हो गए। रामू ने कहा, हम किसी सत्ता के लिए नहीं आए, हम उस बच्चे के लिए आए हैं जिसकी आंख में नींद नहीं, भूख है। हम उस किसान के लिए हैं जिसने जिंदगी में बस कर्ज देखे हैं, और हम उस माँ के लिए हैं
जिसकी गोदी सपनों से नहीं आंसुओं से भीगती है। ये सुनकर गांव के हर दिल की गांठ खुल गई। वक्त ने भले ही उनके शरीर कहानी पूरे देश में आदर्श बन गई, लेकिन उनकी विचारधारा अखबार उन्हें गरीबी के शाहीन, जब कोई गरीब बच्चा गांधी जैसा नाम देने लगे, कोई किसान नई टीवी चैनलों पर लोग बहस करते, कोई माँ अपने बच्चों को पढ़ाता, ये दोनों भाई भारत के युवाओं की सच्ची तस्वीर हैं। और यही था। मोहन एक दिन हंसकर बोला, सपना भैया, एक ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लोग शुरू किताबों में आदर्श सपना बन गया। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ छोटू, लेकिन हमें यह घमंड कभी नहीं होना चाहिए। हम वही दो गरीब भाई हैं जिन्होंने एक दूसरे से कहा था हमारा सपना साझा है, और वह सपना अब हर इंसान की जिम्मेदारी है। उनके आंदोलन से प्रभावित होकर देश भर के हजारों युवाओं ने अपने अपने गांवों में स्कूल खोलने शुरू किए। किसान नई तकनीक सीखने लगे, महिलाएं स्वरोजगार से आत्मनिर्भर होने लगीं। यह सच था, रामू और मोहन अब सिर्फ अपने गांव या राज्य के नहीं, बल्कि पूरे देश के आदर्श बन गए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें मंच पर बुलाया गया। राष्ट्रपति ने खुद खड़े होकर उन्हें सम्मानित किया और कहा, रामू और मोहन ने हमें सिखाया है कि सपना कभी छोटा नहीं होता, वह बड़ा तब बनता है जब हम उसे साझा कर लेते हैं। यह सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनका एक ही सपना अब पूरे देश का सपना बन गया है। उस रात जब वे फिर अपने गांव की छत पर बैठे, हवा में खेतों की खुशबू थी और तारों का झुंड ऊपर जगमगा रहा था। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, अब मुझे डर है कि कहीं यह सपना बोझ न बन जाए। रामू हंस पड़ा, नहीं छोटू, यह बोझ नहीं, यह आशीर्वाद है। जब लाखों लोग हमारे साथ हैं तो सपना अलग अलग सीढ़ियों में बांट गया है। हर कोई इसे उठाएगा और मंजिल तक ले जाएगा। दोनों भाई तारों को निहारते रहे। आंखों में गर्व था, दिल में तसल्ली और होठों पर वही अटूट विश्वास। हमारा सपना, एक ही सपना। भारत में एक ही सपना आंदोलन अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। गांव-गांव में शिक्षा की लौ जग चुकी थी। खेतों में आधुनिक तकनीकें हरियाली का नया प्रतीक बन चुकी थीं। गरीब बच्चे, जिनके हाथ में कभी मजदूरी के औजार होते थे, अब किताबें और पेन पकड़े हुए दिखाई देते। देश भर में यह मुहिम इतना फैल चुकी थी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नजर इस पर पड़ी। विश्व शिक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की शाखा और कई गैर सरकारी संस्थाएं रामू और मोहन के काम को देखने भारत आईं। उन्होंने गांवों का दौरा किया और स्वयं देखा कि कैसे ये दोनों साधारण भाई बिना किसी बड़े संसाधन के लाखों लोगों की किस्मत बदल रहे हैं। एक दिन दोनों भाइयों को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र भवन से औपचारिक निमंत्रण मिला। वहां होने वाले विश्व युवा शिखर सम्मेलन में उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। मोहन की आंखें नम हो गईं। भैया, सोचो, गांव की टूटी झोपड़ी से शुरू होकर अब हम वहां जा रहे हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता और विचारक बैठते हैं। रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ छोटू, लेकिन याद रखना, हमें वहां जाकर अपनी ताकत नहीं, बल्कि उन गरीबों का सच सुनाना है जिनकी आवाज अब तक कोई नहीं सुन पाया। यात्रा का दिन आया। जब हवाई जहाज ने अंतरिक्ष की तरह फैलते बादलों के बीच उड़ान भरी तो मोहन की आंखें झिलमिला उठीं। भैया, बचपन में जब हम खेत की मेड़ पर लेटकर तारों को देखते थे, क्या हमने कभी सोचा था कि हम एक दिन बादलों के ऊपर होंगे? रामू मुस्कुराया, हमने सोचा था छोटू, तभी तो आज यह सब हो रहा है। सपने पहले आंख में आते हैं, तब दुनिया उन्हें हकीकत बनाती है। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर चलते हुए वे खुद को बहुत छोटे महसूस कर रहे थे। गगनचुंबी इमारतें, रंग बिरंगी रोशनियां और दुनिया भर से आए लोग, फिर भी उनके भीतर का आत्मविश्वास उन्हें संभाले रहा। संयुक्त राष्ट्र के विशाल भवन के मंच पर खड़े होने का मौका जब आया तो सभा में सन्नाटा छा गया। सामने विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और हजारों युवा बैठे थे। रामू ने मंच पर आकर शांत स्वर में बोलना शुरू किया। मैं एक छोटे से भारतीय गांव से आता हूं, जहां कभी पेट भरने लायक अनाज नहीं था, लेकिन हमारी मां ने हमें सिखाया कि भूख से बड़ी चीज सपने होते हैं। हम दोनों भाइयों ने तय किया था कि चाहे फीस भरने के पैसे हों या ना हों, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। और आज यहां खड़े होकर मैं कह सकता हूं कि सपनों को गरीबी मार नहीं सकती,
पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर मोहन ने माइक पकड़ा और कहा, हमारा आंदोलन एक ही सपना अब सिर्फ हमारा नहीं बल्कि लाखों बच्चों और किसानों का हो चुका है। हम मानते हैं कि शिक्षा और न्यूनतम साधनों से भी हर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अगर हम जैसे दो गरीब भाई यह कर सकते हैं तो दुनिया का हर बच्चा यह कर सकता है। उन दोनों के भाषण ने अंतर्राष्ट्रीय मंच को हिला दिया। कई देशों के प्रतिनिधियों की आंखें भर आईं। वहां मौजूद पत्रकारों ने इसे अगले दिन की सुर्खियां बना दिया। दो भाइयों की कहानी ने विश्व को झकझोर दिया। इसके बाद उन्हें दुनिया भर के विभिन्न देशों से निमंत्रण मिलने लगे। किसी ने उन्हें अफ्रीका बुलाया ताकि वे वहां सूखे में जूझते किसानों को समाधान दें। किसी ने एशिया के गरीब गांवों में जाकर शिक्षा का आंदोलन शुरू करने को कहा। रामू और मोहन ने हर जगह जाकर काम शुरू किया। उन्होंने अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में जल संरक्षण की प्रणाली समझाई। एशिया के पिछड़े गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले स्कूल शुरू किए। यूरोप के युवा मंचों पर जाकर कहा, अगर आपके पास साधन है तो उन्हें सिर्फ अपने लिए मत रखिए। असली समृद्धि तब है जब आप किसी और की भूख मिटाएं। धीरे धीरे उनका आंदोलन विश्व स्तर पर फैलने लगा। हर देश के युवा उन्हें अपनी प्रेरणा मानने लगे। इंटरनेट और मीडिया के जरिए उनकी बातें दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगीं। लोग कहने लगे, ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भाई हैं। एक दिन मोहन ने रामू से कहा, भैया, मुझे लगता है अब हमारा सपना किसी सीमा में नहीं है, यह विश्व का सपना बन चुका है। रामू ने जवाब दिया, हाँ छोटू, और यह तो बस शुरुआत है। हमें तब तक रुकना नहीं है जब तक कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रहे, जब तक कोई किसान बेबस ना हो और कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोटी को तरसे नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें ग्लोबल यूथ आइकॉन का पदक दिया। यह उनके लिए सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। उस रात होटल की खिड़की से बाहर झांकते हुए मोहन ने कहा, भैया देखो, दुनिया की इन ऊंची ऊंची इमारतों में भी बहुत लोग अकेले हैं, लेकिन हमारे पास साथ है हमारा सपना। शायद यही वजह है कि हम मजबूती से खड़े हैं। रामू ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, और याद रख छोटू, दुनिया चाहे हमें कुछ भी नाम दे, हमारे लिए हम हमेशा वहीं रहेंगे। माँ के दो बेटे जिन्होंने बस एक सपना देखा था। दोनों ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। वहां वही तारे चमक रहे थे जो कभी गांव की झोंपड़ी से दिखते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तारे भी मानो उन्हें पहचानते थे। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन रामू और मोहन की मेहनत का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा था। उनका नाम अब किसी किताब के पन्नों तक सीमित नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में बसे उम्मीद का पर्याय बन गया था। जहां जहां वे गए वहां बदलाव की बयार चल पड़ी। गरीब और पिछड़े गांव भी उन्हें देखकर प्रेरित होते और कहते, अगर दो भाइयों ने असंभव को संभव कर दिखाया है तो हम भी कर सकते हैं। भारत में तो उनका नाम अब गीतों और कविताओं में गाया जाने लगा था। स्कूलों में बच्चे यह कसम खाते, हम भी अपने गांव, अपने देश के लिए काम करेंगे, जैसे रामू और मोहन ने किया। एक दिन उन्हें विश्व मानवता सम्मेलन में बुलाया गया। वहां दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता और विचारक इकट्ठे हुए थे। सम्मेलन का विषय था सपनों से बदलाव तक। रामू मंच पर पहुंचा और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, हमारे पास कभी धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन हम जानते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। हमने यह ठान लिया था कि चाहे दुनिया हंसे या ताने मारे, हम हार मानेंगे नहीं। आज अगर हमारी कहानी दुनिया तक पहुंची है तो उसकी वजह सिर्फ यही है, हमने अपना सपना कभी अकेले नहीं देखा बल्कि उसे साझा किया। उसके बाद मोहन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन स्वर में गूंज। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए सपने पूरे किए। इंसान जब सिर्फ अपने लिए जीता है तो वह छोटा बन जाता है, लेकिन जब दूसरों के लिए जीता है तो उसकी जिंदगी अमर हो जाती है। एक ही सपना यही नहीं कि हम दो भाई सफल हों, बल्कि यह है कि दुनिया का कोई बच्चा सपनों से वंचित न रहे। पूरा हॉल तालियों से गूंज पड़ा। लोग खड़े होकर उनकी बातों को सलाम कर रहे थे। इसके बाद उनकी मुहिम को संयुक्त राष्ट्र ने समर्थन दिया और ग्लोबल एजुकेशन फॉर ऑल नाम से अभियान शुरू हुआ, जिसका चेहरा रामू और मोहन थे।
शिक्षा और कृषि सुधार की उनकी विचारधारा को अब पूरे विश्व में अपनाया जाने लगा। लेकिन इस सफलता के बीच भी वे कभी अपने गांव को नहीं भूले। जब भी समय मिलता वे अपने उसी पुराने घर लौटते जहां मां शांता अब भी अपनी सादगी में रहती थीं और पिता खेत की मिट्टी को सीने से लगाए रखते थे। एक शाम गांव की छत पर रामू आकाश की ओर देखते हुए बोला, छोटू, क्या तुझे याद है वह रात जब हमने पहली बार सोचा था कि पढ़ाई करेंगे? तब हमें लगता था शायद दोनों नहीं, एक ही पढ़ पाएगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, वही रात हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर उस वक्त हमने एक दूसरे को छोड़ दिया होता तो शायद आज हम यहां नहीं होते। ये सबक हम हमेशा दुनिया को देंगे कि असली ताकत साझे सपनों में है। अचानक आकाश में बादल छा गए, बारिश की फुहारें गिरने लगीं, खेतों की मिट्टी से सुगंध उठी। दोनों भाई छत पर भीगते रहे और हंसते हुए बोले, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही बारिश है, कभी आंधियों से टकराती, कभी सूखे जैसे हालात लाती, मगर अंत में यही बूंदें जिंदगी को नया जीवन देती हैं। धीरे धीरे उनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज होने लगा। स्कूलों में बच्चे उनकी जीवनी पढ़ते और प्रेरित होते। विश्वविद्यालयों में उनकी विचारधारा पढ़ाई जाने लगी। गांवों में बुजुर्ग उनके उदाहरण से बच्चों को लड़ाई लड़ने की सीख देने लगे। सालों बाद जब उनकी उम्र ढल रही थी तब भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। लेकिन अब उन्हें देखकर लगता था कि प्रकृति कह रही है, अब थोड़ा विश्राम लो, तुम्हारा सपना अब दुनिया के हाथों में है। एक दिन अपने गांव के स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर मोहन ने कहा, बच्चों, याद रखना, जीतने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम्हारी गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती, और जब तुम सफल बनो तो अपने भाई बहनों का हाथ कभी मत छोड़ना। यही है एक ही सपना। बच्चों की तालियों से आंगन भर गया। उस रात आंगन में तारे गिनते हुए रामू ने मोहन का हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, आज जीवन से कोई गिला नहीं है। हमने देखा कि सपना सिर्फ पूरा नहीं हुआ बल्कि और भी बड़े सपनों में बंट गया। अब यह लाखों दिलों का सपना बन चुका है। मोहन ने भावुक होकर कहा, हाँ भैया, अब यह सपना हमारे बिना भी जिंदा रहेगा। यही हमारी असली जीत है। आसमान में तब टूटता तारा दिखाई दिया। मां शांता ने आंगन से कहा, देखो बेटा, तारा टूटा है, इसका मतलब है कि भगवान ने कोई इच्छा पूरी की है। रामू और मोहन दोनों मुस्कुराए। उनके लिए वह टूटता तारा संकेत था कि उनकी यात्रा अब अमर हो चुकी थी। वक्त ने भले ही उनके शरीर को बूढ़ा कर दिया हो, लेकिन उनकी विचारधारा अमर हो गई। अब जब जब कोई गरीब बच्चा किताब उठाता, कोई किसान नई तकनीक अपनाता और कोई माँ अपने बच्चों को पढ़ाता, तो वहां उनकी आत्मा मुस्कुराती। और यही था एक ही सपना, एक ऐसा सपना जो दो भाइयों से शुरू होकर दुनिया का सपना बन गया।